बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हैं। ताहिर बादशाह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हेड प्राइवेट ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। ताहिर जी स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले तो बाजार जिस रफ्तार से चढ़ा और जो एक ब्रेकआउट मिला, कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि अब हम लाइफ टाइम हाई और जब भी क्लोज करेंगे तो एक और हाई क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, और साफ तौर पर जो अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप मानते हैं बाजार की रेंज शिफ्ट हो चली है और अब जो रेंज है वो 6400-7000 के दायरे में। जी पहले तो एक करेक्शन, मैं मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट से हूँ, लेकिन आपके जवाब के लिए बेसिकली मुझे लगता है कि मार्केट का जो मूव आया है तकरीबन 7-8% बाजार अभी रिसेंट लोज जो है 6000 के करीब से वहाँ से चला है और एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है हमें। और काफ़ी सेक्टर्स जो है वो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स स्पेशली इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो शायद उसी दौरान तकरीबन 10 से 20% के बीच में चल चुके हैं। तो एक तरीके से मार्केट इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा एक्सटेंडेड नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस रैली कैन स्टिल कंटिन्यू आफ्टर अ ब्रीफ करेक्शन। मुझे लगता नहीं है कि शायद बहुत ज़्यादा करेक्शन भी आएगा, और जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन और क्लियर होता जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है वो भी साथ दे रहे हैं, बीट करंट अकाउंट नंबर्स और बीट अभी जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आने बाकी है एक दो दिन में, उनमें भी शायद उम्मीद है कि नंबर्स विल बी सॉफ्टर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इम्प्रूविंग पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से बाजार में तेजी बनी रहेगी। बादशाह साहब, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मैंने आपकी कंपनी का नाम यहाँ पर गलत ले लिया। मोतीलाल ओसवाल से हैं आप, सीनियर फंड मैनेजर हैं, बहुत बहुत माफी इसलिए। पर ओवरऑल जिस रफ्तार आप बोल रहे हैं जो अभी भी इंटैक्ट है, अर्थव्यवस्था की हालत जो है बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे जो रिकवरी की ओर है। पर आप दूसरे एशियन मार्केट्स देखिए, चाइना के मार्केट पे कहीं ना कहीं अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी मैं कहूंगा गड़बड़ की ओर है, क्योंकि वैसे ही क्रेडिट क्रंच था, एक्सपोर्ट के आंकड़े आए फरवरी में, उन्होंने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया और वहां पर इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट है नहीं। ग्लोबल रफ्तार साफ तौर पर उसके चलते धीमी पड़ती हुई नजर आएगी। जापानीज मार्केट पे कंसर्न है, तो एशियन मार्केट्स को जिस रफ्तार से हम आउट परफॉर्म कर गए, ये कितना अभी भी टिकाऊ है? तो जहां तक एशियन मार्केट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि दैट एक्चुअली इंडिया के लिए शायद थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट या सॉफ्टनेस अभी भी दिखाई दे रही है चाइना के चलते हुए, और दैट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव फैक्टर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है कि कमोडिटी प्राइस बेनिफिट हमें मिलता रहे, और उसके साथ साथ हमने देखा है कि ऑयल प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं दिखा रहे हैं। मतलब ये रेंज बाउंड 105 और $110 के बीच में काफ़ी समय से टिके हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। साथ ही साथ अगर डेवलप मार्केट्स की ओर देखें तो मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, और अभी जो रिसेंट आईटी स्टॉक्स में भी करेक्शन आया है, मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा ओवरडन हो चुका है। हालांकि माना कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स वगैरह के लिए थोड़ा अटेंशन देना चाहिए और उनमें थोड़ी तेजी करनी बनती है, स्पेशली वैल्यूएशन के चलते हुए और एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के चलते हुए, डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के चलते हुए। लेकिन आईटी स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ग्रोथ आना बाकी है। और अगर आप रुपी का भी फैक्टर लेके चले कि शायद रुपी के बारे में कंसर्न है कि मतलब रुपी अप्रिशिएट हो गया तो आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से टोटल डॉलर रुपी शायद रुपी में शायद 2% का अप्रिसिएशन आया है, और which I don't think is a very large number to affect IT stocks और IT earnings. जब तक बिजनेस मोमेंटम बना रहेगा, मुझे लगता है करेंसी का प्रेशर ऑन IT earnings will not be very significant. तो ऐसा भी कंसर्न तो है बाजार के लिए, क्योंकि रुपया अगर और भी मजबूत हुआ और आरबीआई हालांकि लेवल पे इंटरवेंशन तो करनी चाहिए और ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होने देना चाहिए रुपए को, पर अगर रुपया यहाँ से थोड़ा बहुत और अप्रिशिएट कर गया तो उसका असर आईटी काउंटर पे, फार्मा काउंटर्स पे, जहां पर ऑलरेडी पी वैल्यूएशंस या फिर जिस रफ्तार से ये काउंटर्स चढ़े थे, तो आपको लगता है कि यहाँ पर तेजी अभी भी देखने को मिल सकती? मुझे लगता है कि करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। ये स्टॉक्स काफी फ्रंटलाइन स्टॉक्स जैसे है, टीसीएस है, इंफोसिस है, सब करेक्शन हैज बीन इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 5 to 7%। तो और वो लेवल से मुझे लगता है कि एक शायद अगर 5% मान लो यहाँ से
ये स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से अगर $60 USD INR 60 के लेवल से भी आप अगर एस्टिमेट कर लो अगले 2 साल के लिए, तो उनका अर्निंग्स इम्पैक्ट शायद 8 से 9% से ज़्यादा नहीं होता, स्पेशली जो लार्ज फ्रंटलाइन IT कंपनीज है। तो उतना तो मुझे लगता है स्टॉक प्राइसेस इटसेल्फ हैव करेक्टेड टू रिफ्लेक्ट दैट। तो अगर और एक 4-5% यहाँ से स्टॉक्स अगर ये करेक्ट हो जाते हैं तो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन स्टॉक्स के लिए, स्पेशली ये मद्दे रखते हुए कि अंडरलाइंग बिजनेस कंडीशंस जो है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे हैं IT कंपनीज के लिए। आपने साइक्लिकल्स की भी बात की और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा डिटेल में भी यहाँ पर बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि पिछली बार जब हाई टच किया था तो पी वैल्यूएशन बाजार की उतनी स्ट्रेच थी और इस समय बाजार मेरे ख्याल से 18 साढ़े 18 के पी मल्टीपल पे यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। पर जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अभी साइक्लिकल्स के साथ होप बढ़ी है और ठीक चुनावों से पहले बढ़ने शुरू हुए हैं, कि आपको लगता है यहाँ पर पी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती हैं? काउंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियलिटी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे पी एक्सपेंशन से ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि अर्निंग्स रिकवरी बहुत शार्प होगी, या तो ओवरऑल एनवायरनमेंट इंप्रूव होने के चलते हुए सब कंपनीज में ग्रोथ आ सकती है, और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि इन सब कंपनीज में काफी हद तक ऑपरेटिंग लेवरेज मौजूद है, जिसके हिसाब से मार्जिन एक्सपेंशन बहुत शार्प हो सकता है अगर मॉडेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ भी आ गया है तो एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स की ज्यादा है, पी मल्टीपल से इतना ज्यादा संबंध नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि विद इन इंडस्ट्रियल्स पहले राउंड में जब तक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हो जाती, उनकी रणनीति पता नहीं चल जाती, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जब तक समझ नहीं आ जाती, और शायद उसके लिए इलेक्शन के बाद 4-5-6 महीने निकल सकते हैं, तब तक इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे उन स्टॉक्स पे फोकस करना अच्छा रहेगा जो अर्ली बेनिफिशियरीज है, जिनके बैलेंस शीट क्लीन है, जिनके डेट लेवल्स कम है, और वहां पे भी अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दिखाई दे रहा है और अगर कंपनी में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बिजनेस का अच्छा बैलेंस है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल्स में उन कंपनीज का चुनाव सिलेक्शन करना अच्छा रहेगा। चलिए, और जो सेक्टर इसमें बाजार को सबसे ज्यादा पसंद है उसी पे चर्चा करते हैं। कैपिटल गुड स्पेस एक तरीके से इस रैली को जनरली मिस कर दिया हो, कैपिटल गुड क्षेत्र पे दाम ना लगाया हो, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं? क्योंकि ये जो तेजी पकड़ी एल&टी 1200 के ऊपर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में तेजी, BHL अब 190 के लेवल के ऊपर आ चुका है, क्या और अपसाइड देखते हैं आप इन काउंटर्स पे? तो मैं वही दोहराना चाहूंगा कि मतलब इन सब में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनीज में अच्छा बैलेंस है डोमेस्टिक ग्रोथ का और एक्सपोर्ट्स का, कौन सी कंपनीज में प्रोडक्ट मिक्स अच्छा है, मार्जिन की इंप्रूवमेंट की संभावना ज्यादा लग रही है, और बैलेंस शीट पे रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू दी अदर्स। बहुत ज्यादा वीक बैलेंस शीट्स इमीडिएटली एट दिस स्टेज पे इन्वेस्ट करना भी मेरे हिसाब से सही नीति नहीं होगी। तो अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना, अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन करना इस सेक्टर में बहुत जरूरी है। तो फोकस ऑन कंपनीज जहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज है, जहाँ पे उनकी बैलेंस शीट स्टडी है, वहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, और शायद एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक का अच्छा सा बैलेंस है। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, पर बाजार पर जिस तरीके का माहौल इसमें देखने को मिल रहा है, 15 अंक निफ्टी बढ़ा है और अभी भी सेंसेक्स पे 61 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आज का जैकपॉट शेयर देख लेते हैं। डिम्पी जुड़े हैं हमारे साथ। डिम्पी, इनिशियल स्टेज में थोड़ा ऐसा लगा था कि बाजार सरेंडर कर रहा है, पर बिल्कुल नहीं, निचले स्तर से फिर से रिकवरी 6500 के लेवल के ऊपर, अब 6550 के लेवल के ऊपर कामकाज हो रहा है। क्या रणनीति अपना, कौन सा स्टॉक है फोकस में? बिल्कुल आप नजर रख सकते हैं। असल में आप 2-3 स्टॉक्स हमने निकाले थे, लेकिन एसकेएस माइक्रो फाइनेंस का अगर आप शेयर देखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका पैटर्न ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आप इसका चार्ट देखिए, हालांकि आप इसके आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो क्लियर कट एक मैसेज है वो 200 के ऊपर इसने लाउड एंड क्लियर दिया है कि अब चलने के लिए काउंटर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 200 की जो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन थी उसको इसने यहाँ पे पार कर दिया। फिलहाल अभी 202, 203 पे है, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से मैं आपके सामने इसको रखना चाहूंगा। शेयर 210 के टारगेट के लिए इसको आप ट्रेड करें, 198 का स्टॉप लॉस रखे। मैंने 210 का टारगेट इसलिए भी दिया आपको क्योंकि ये एक शेयर एक मोमेंटम में रहता है, बाजार से कुछ खास लेने नहीं है। इसका पैटर्न जो डेवलप हुआ है वो पिछले कई दिनों से एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ये डेवलप हुआ है। पहला टारगेट था इसका 195 का जो इसने अचीव किया, उसकी सप्लाई को पार करने पर 195 से 200 तक का एक सप्लाई जोन और
सा नैरो रेंज था जो उसने वापस ब्रेक कर दिया। अब उम्मीद ये है कि अभी जब से 200 के ऊपर आके टिका है, ये अपनी इस बड़ी बार कैंडल की हेल्प से इसको पीछे छोड़ेगा नहीं, और ये जब तक 200 के नीचे, इसलिए मैंने 198 का आपको स्टॉप लॉस दिया है ताकि कंफर्मेशन भी मिल जाए। जब तक ये 200 के नीचे नहीं आता तब तक उम्मीद यह है कि अपने नए हाई को टेस्ट करते हुए पहुंचेगा। इसका फर्स्ट टारगेट करीब 210 की प्रोबेबिलिटी है कि पहुंचने की उम्मीद है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे सिर्फ और सिर्फ निकाली गई कॉल है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो हमारे पास नहीं है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल कॉल पे निकाली गई कॉल है। और अगर ये 200 के ऊपर रहता है तो उम्मीद करें कि आप थोड़ा वॉल्यूम भी अगर एडजस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल पलटा काउंटर और जोरदार पलटा, जैसे सब बोलते जा रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर है 210 का लक्ष्य पिछले स्विंग हाई के आसपास, पर जिस रफ्तार से चल रहा है ये लक्ष्य जबरदस्त तेजी से अचीव हो सकता है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए आप, यहां पर वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं, पर टिक बाय टिक जो वॉल्यूम एक्टिविटी है उसमें जो सौदे हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वॉल्यूम्स आज जोरदार हैं और काउंटर पे 4% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। तो वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है, जबरदस्त तेजी एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में, और एक 210 तक के लक्ष्य तक जा सकता है। 198 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, 4% की तेजी है और बिल्कुल फ्लैट मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को। बहुत बहुत शुक्रिया टीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये काउंटर, ये शेयर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। बाजार जिस तरीके से चल रहा है उसमें साफ तौर पर एक तो रघुराम राजन ने जो भी पॉलिसीज अपनाई और रुपए में जो मजबूती देखने को मिली वो एक फैक्टर था, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो बाजार दाव लगा रहा है वो है एनडीए की जीत पर। क्या ये फैक्टर एंड है जो भी हम अटकलें लगा रहे हैं और जो मोदी रैली का नाम दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर रैली को, क्या ये ऑलरेडी बाजार पे फैक्टर एंड है? अगर अभी भी बाजार आप मानते हैं तेज होगा तो कौन से सेक्टर्स, कौन से स्पेसिफिक काउंटर्स हैं जो क्लाइंट्स को सजेस्ट किए गए हैं? तो ये रैली, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि मतलब मुझे लगता है कि तो शॉर्ट टर्म में एक 8-9% जैसी रैली आ गई है विच थोड़ा बहुत पॉज कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ से आना मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि एनवायरनमेंट इंप्रूव होते जा रहा है। नॉट जस्ट द मोदी फैक्टर, लेकिन इवन अदरवाइज जो इकोनॉमिक आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार इंप्रूवमेंट ही दिखा रहे हैं, लीड ऑन इन्फ्लेशन और स्पेशली करंट अकाउंट। अब थोड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीरे धीरे अगर बेस इफेक्ट के कारण या थोड़ा सेंटिमेंट चेंज के कारण इंप्रूव हो जाता है तो मुझे लगता है दैट विल आल्सो फॉल इनटू प्लेस। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे ध्यान करें तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में करेक्शन की उम्मीद आ सकती है। वैल्यूएशन जो ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन है, आप निफ्टी की पी मल्टीपल देखिए 515 के हिसाब से, या तो सेंसेक्स की पी मल्टीपल देखिए तो 14.5-15 के करीब है, विच इज स्लाइटली नियर और बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज। तो मार्केट एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मूव में नहीं है, रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है और म्यूचुअल फंड एक्टिविटी स्टिल नेगेटिव साइड पे है। एफआईआईज एंड फ्लो आर ऑलरेडी पिकिंग अप वंस अगेन। तो ये सब मध्य रखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आएगा। शायद अगर आपको ये जो अभी रैली हुई उसके अगर 25-30% करेक्शन भी मिल जाए तो वो उस लेवल से मुझे लगता है वापस रीअसेस कर देना चाहिए। जो आपको अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज नजर आती हैं उनमें निवेश करना चाहिए। और सेक्टर्स जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन सेक्टर्स है उसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत एक्टिविटी अभी भी जारी हो सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आईटी कंपनीज अगर और थोड़ा मॉडस्ट करेक्शन यहाँ से दिखा दे तो बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट फेज ऑफ द मार्केट रैली में शायद बोथ सिक्लिकल्स और नॉन सिक्लिकल्स, स्पेशली आईटी और कई सारे फार्मा कंपनीज हैं वो भी शायद पार्टिसिपेट कर जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक पोलराइज व्यू लेगा और सिर्फ डोमेस्टिक्स चलेंगे और शायद ग्लोबल कंपनीज नहीं चलेंगी। मुझे लगता है एक हद तक करेक्शन हो जाने के बाद उनमें भी नेक्स्ट राउंड ऑफ तेजी दिखाई दे सकती है। तो आईटी स्टॉक्स पर भी नजर रखना चाहिए और डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन करना चाहिए और पीएसयू बैंक्स पे भी नजर रखना चाहिए। चिरताज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए बाजार का आउटलुक क्या है। तो बैंक डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी काम कर सकते हैं। चुनिंदा आईटी कंपनियों में पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे आप नजर रख के चलें, यहां पर तेजी ज्यादा बनती हुई नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल निफ्टी 14 अंकों की बढ़त और सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है इनिशियल स्टेजेस पे। एक छोटे से ब्रेक लगते हैं, ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट अपडेट देखेंगे। आप देखते रहिए जी बिजनेस।